दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका महाभारत में। मैं आपसे पूछूंगी दीपक जी, अब क्योंकि विधायिका कैंसिल करने की बात कर रहे हैं संजय राउत, वे कह रहे हैं कि विधायिकी जाएगी, सबके पद जाएंगे, ये धमकी दी जा रही है अब आप लोगों को। मैडम ये कैसे जाएंगे? अगर वो मुझे समझाए जी कि ये जो पार्टी है जो रजिस्टर हुई है उसके पास 56 विधायक थे, उसमें से एक हम गुजर गए हैं, तो हम लोग अभी 55 है। तो 55 जिसकी स्ट्रेंथ है, 15 लोग उसको निकाल सकते हैं क्या? कितने सिग्नेचर्स है उनके जो उस रिजोल्यूशन है, और फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर। तो स्पीकर के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया हुआ है, और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इन फोर्स होता है तो वो कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर नेचुरल जस्टिस हमको सुनवाई का मौका देना चाहिए, और इस वो न देते हुए अगर आप किसी को बर्खास्त करते हैं तो आपका जो भी डिसीजन है वो कोर्ट तुरंत उसको क्वैश कर देगी। क्योंकि ये कुछ ये नहीं है कि आपके मन में आप किसी को भी बर्खास्त करो। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना किस लिए है कि आप अपने पार्टी के खिलाफ वोट नहीं करो, और अगर आपको वोट करना है तो आपके पास 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, आपको सेपरेट ग्रुप बनाना चाहिए, और तभी आप पार्टी को व्हिप को ओवररूल कर सकते हैं। लेकिन पार्टी का व्हिप किसको बनाया? जिसके पास 15 लोग है वो पार्टी का व्हिप बन सकता है क्या? डेमोक्रेसी में एटलीस्ट 28 पीपल शुड हैव साइंड देयर, देन ओनली यू कैन चेंज द ओरिजिनल व्हिप। तो ओरिजिनल व्हिप बदलने की जो प्रक्रिया है, ओरिजिनल लीडर ऑफ द हाउस बदलने की जो प्रक्रिया है, इट इज डिफेक्टिव एंड वी आर गोइंग टू चैलेंज इट। सो द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डजंट अराइज, एंड इफ इलीगली दे डू इट, मैडम हम उसको चैलेंज करेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दीपक जी मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, ये सरकार कैसे दीपक जी आज उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना और ठाकरे का नाम लिए बिना जीकर दिखाइए, यानी शिवसेना और ठाकरे नाम के बिना आप लोग कुछ नहीं है, वो ये कह रहे हैं। मैं जो पहले वक्त विधायक बना तो शिवसेना को डिफीट करके ही मैं विधायक बना मैडम। और दूसरी बार मेरा जो लड़ा था, जो ये लोग नहीं कर सके, जो बाबा साहब की इच्छा थी कि शांतता आ जाए कोंकण में, तो इसके लिए मैंने लड़ा दिया था और मैंने हराया था। जिसको आप नहीं हरा सके उसको मैंने हराया था। और हमें कैसी ट्रीटमेंट मिल रही है कि मैं आदित्य जी के गाड़ी से उतर जाता हूँ तो 100 लोग आके मेरे गाड़ी को घेर देते हैं। हाँ। ये डेमोक्रेसी है क्या? मैंने बोल दिया, इससे हरकत मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। बाद में मैंने फोन किया, मैं ऐसे ही नहीं आया यहाँ पे, मैंने फोन किया शिवसेना के सचिव को, ये मेरे घर के सामने वाले गाड़ियां हटाइए, मेरी बीबी की ट्रीटमेंट चल रही है, उसको टेंशन आ जाएगा, आप ऐसी हरकत मत कीजिए। हाँ। और ऐसी हरकत दोबारा करे तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। तो दीपक जी आपको नहीं लग रहा है कि ये हरकत दोबारा हो सकती है? मेरे घर के सामने थे तो मैंने अपना डिसीजन ले लिया। मैं वहीं पे था मुंबई में, मैं क्यों आ गए यहाँ पे? और आप बुला रहे हैं मुंबई में, ऐसा करने के लिए आप बुला रहे हैं मुंबई में। Exactly, मैं दीपक जी आपसे यही पूछ रही हूँ, क्योंकि आज खबर अभी हमारे पास, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, खबर आ रही है कि कुछ वहां शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की है, पोस्टर्स भी फाड़े हैं एकनाथ शिंदे के। और वहां इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सड़क पर संग्राम होगा, शिव सैनिक सड़क पर उतर आएंगे। तो संजय राउत खुलकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सड़क पर उतर आएंगे, उन्हें आकर यहाँ सामना करना होगा मुंबई में। आपको लग रहा है धमकी दे रहे हैं आपको? अगर ये भाषा चलती है तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसके हाथ में महाराष्ट्र है? उद्धव साहब चीफ मिनिस्टर है ना, तो उनको एक्शन लेना चाहिए संजय राउत के खिलाफ। ऐसी भाषा बोली जाती है क्या? अगर दूसरा कोई ये भाषा बोलता तो उनके ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लेती क्या? आज एक्शन ले चुके हैं वो। फिर वो जब बैठते हैं तो हाँ, वो महाराष्ट्र के सीएम है, ना कि शिवसेना के सीएम है। उनको एक दिखाना है कि मैं बाला साहब का पुत्र हूं, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा, इस महाराष्ट्र में शांति रखना मेरा काम है, ऐसे उन्होंने बोलना चाहिए। तभी ये उनकी विरासत है। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि बाला साहेब के पुत्र की तरह वो काम नहीं कर रहे हैं? जो गुंडागर्दी हो रही है उससे उस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, वो आप लोगों को धमकाया जा रहा है, वो नहीं कर रहे हैं कुछ? काबू वो कर सकते हैं, उनको काबू करना चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है उनसे। और ये लैंग्वेज महाराष्ट्र में नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। सड़क पे उतरना कभी भी महाराष्ट्र का कल्चर नहीं रहा है और आगे भी चल के वो कल्चर नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और वेरी हम्बली आई एम टेलिंग दैट ही शुड कंट्रोल ऑल दिस। अगर नहीं है तो इसका अर्थ ऐसे निकलेगा कि आपको सत्ता में इंटरेस्ट है,
आप जो बोल रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं होना था, ये तो पवार साहब ने जीत की थी इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना, नहीं तो मैं किसी शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बना देता। अभी एक शिवसैनिक आ रहा है उस चेयर पे बैठने के लिए, या तो वो सीएम है और डिप्टी सीएम है, तो अगर बाला साहब रहते तो आज बोलते कि मेरा एक शिवसैनिक बन गया, महाराष्ट्र को लीड कर रहा है। और यही विरासत है बाला साहब ठाकरे की, जो एक अलग नेता थे। आज भी शिवसेना के हृदय में बाला साहब रहते हैं। और वही आप ये कह रहे हैं कि उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि आप बार बार उन्हें बाला साहब की याद दिला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ। वो जो लड़ाई बाला साहब ने चालू की थी, मैंने उसको पूरा किया जब मैं शिवसेना में नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने पूरा किया है। मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के मैंने ये लड़ाई लड़ी है। इसलिए मुझे ये अधिकार है कहने का कि आज शांतता महाराष्ट्र में लाना उद्धव साहब का कर्तव्य एज ए सीएम है। जब वो सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष है तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो ये है। लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर यू आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यू विल हैव टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ महाराष्ट्र, और वो ये करेंगे ऐसे मुझे विश्वास है। मुझे ये बताइए कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दीपक जी आप लोगों ने कब दिया है? वो शायद कल दिया है, हमारी लीगल टीम इसको देखती है, लेकिन उसमें हम लोगों ने साइन की है और ये प्रस्ताव आ रहा है और उनके ऑफिस को प्रस्ताव लाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके इनवर्ड हो गया है उनके पास, तो उनपे उसको भी डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि वहां पे स्पीकर नहीं है, इसीलिए डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है वो शायद राज्यपाल जी के पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल जी हेड रहते हैं पूरे प्रशासन के। तो अगर डिप्टी सीएम पे प्रस्ताव आता, डिप्टी स्पीकर पे प्रस्ताव आता है तो वो राज्यपाल जी के पास उनको भेजना चाहिए। मैं दीपक जी एक सवाल इसलिए पूछ रही हूँ आपसे ये, क्योंकि आज जब उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया और जिलाधिकारियों को, उन्होंने सीधे क्या कहा कि मैंने अभी लड़ाई छोड़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने सत्ता के मोह में छोड़ दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जहां बोली लग गई वहां चले गए। वो सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की बोली लगी है, पैसे के मोह में गए आप। अगर पैसे के मोह में सत्ता बदल सकती है तो क्या जो परिवर्तन महाराष्ट्र में आया उस वक्त बीजेपी और शिवसेना ने इकट्ठी लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद हम लोग जीत के आए थे। तो आप जब उससे निकल गए तो किसी ने आप पे आरोप लगाया था क्या कि आप मोह में, चाहे उस सत्ता के मोह में, आपने जो लोगों का वर्डिक्ट है उसको बाजू में रखा, कोई कुछ नहीं बोला, वो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। चलो आपकी सत्ता आ गई ना, आप सत्ता अच्छी तरह से चलाइए, महाराष्ट्र में अच्छा काम कीजिए। और आज भी मेरा कहना है कि आप अच्छा काम कीजिए। आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं सेंटर के साथ? क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, उनको इकट्ठा काम चलना चाहिए। ठीक है। महाराष्ट्र ये फाइनेंशियल कैपिटल है भारत का, तो उसकी प्रगति होनी चाहिए, ना कि स्टेटमेंट करो, लोगों को सड़कों पे उतारो। क्यों उतारो? आपके सत्ता के लिए लोगों को आपको लग रहा है, आपको उतारो। दीपक जी आपको लग रहा है कि ये गुंडागर्दी अब बढ़ेगी महाराष्ट्र में? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि अगर नंबर नहीं है विधानसभा में तो हो सकता है कि अब सड़कों पर एक लड़ाई लड़ी जाए। और वो तो संजय राउत खुद ही कह रहे हैं कि सड़कों पर भी संग्राम होगा। आपको लग रहा है गुंडागर्दी बढ़ेगी महाराष्ट्र में? अगर संग्राम ही करना है तो महाराष्ट्र के विकास के लिए संग्राम कीजिए, ना कि अपने सत्ता के लिए संग्राम। सत्ता के लिए बाला साहब ने कभी संग्राम किया है क्या? बाला साहब हमेशा जब चीजों के भाव बढ़ते थे तो उनके शिवसैनिक रास्ते पे आते थे। शिवसैनिक किसको बोला जाता है? किसी का घर जलता है तो वो बुझाने के लिए शिवसैनिक जाता है। किसी को अगर ब्लड चाहिए तो उसको ब्लड देने वाला शिवसैनिक रहता है। और इसीलिए मैं आया शिवसेना में, नहीं तो मुझे, जब मैंने बहुत बड़ी लड़ाई की तो मुझे बीजेपी में बुलाया गया था, और बहुत बड़ी हस्ती जो खुद पीएम है उनके ऑफिस से मुझे बुलाया गया था। इसके बावजूद मैं शिवसेना में क्यों आया? क्योंकि बाला साहब ने गरीब लोगों को नौकरियां दी। अच्छा दीपक जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ सर। शिवसेना में आ गए वो, ये क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? शिवसेना बनना चाहिए इसको। क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं महाराष्ट्र के? बिल्कुल नहीं। उनकी मांग थी कि ये जो आघाड़ी है वो खत्म कर रही है शिवसेना को। तो आप अभी संभल जाइए, अपने पार्टी को बचाइए। और हम लोग यही बोल रहे हैं, किसी भी ऑर्डिनरी शिवसेना को शिवसैनिक जो है उसको जाके पूछिए, आपको कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना मंजूर है क्या? वो नहीं बोलेगा। तो आप लोग बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं?
आप लोग बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं? क्योंकि जब आप ऐसा फैसला लेते हैं तो आगे भविष्य तो सोचते ही हैं। देखिए मैडम, महाराष्ट्र में सिर्फ दो ही ऑप्शन, आइदर यू कैन गो विद एनसीपी एंड कांग्रेस, अदरवाइज यू कैन गो विद बीजेपी व्हिच इज योर नेचुरल अलायंस। तो मतलब आप बीजेपी के साथ बात भी करते हैं, फिर आप फैसला नहीं लेते, ये सही बात नहीं है। मुझे इतना ही कहना है, अगर आप दोनों में झगड़ा हो गया, उनसे कुछ गलती भी हो गई, आपकी कुछ आपके बारे में कुछ भला बुरा कहा गया, तो उसके बारे में उन्होंने कहना चाहिए कि हमसे गलती होगी और इकट्ठा आना चाहिए। ठीक है सर, बीजेपी में आपकी बात चल रही है, मैं कहूं बीजेपी में आपकी बात चल रही है, बात हो गई है। मैंने ऐसे कभी कहा है, पहले हमको रिकॉग्निशन मिलने दो, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। रिकॉग्निशन एज शिवसेना सर, आपके हमको सर रिकॉग्निशन एज शिवसेना क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि आप मैडम मुझे खत्म करने दीजिए। आप हमें क्यों डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? क्या किया है? हमने पार्टी के खिलाफ वोटिंग किया है क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है? अगर पार्टी के व्हीप के खिलाफ अगर आप मतदान करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, ना कि किसी मीटिंग अटेंड नहीं करने की वजह से कोई डिस्क्वालीफाई होता है क्या? ये तो हिस्ट्री बना रहे हैं, एक नया ये कर रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर हमारे पार्टी के। डेप्यूटी स्पीकर की कोई पार्टी नहीं रहती है मैडम, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जब वो चेयर पे बैठते हो दीपक जी, मैं दीपक जी एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, आप लोग शिवसेना पर एज अ पार्टी कि ये शिवसेना हमारी है, पार्टी पर दावा ठोकेंगे? बिल्कुल नहीं, हमने कहाँ बोला है। ठीक है, हमें तो सिर्फ हमारा ग्रुप करना है और वो ग्रुप को रिकॉग्निशन दीजिए, इतना ही हमारा कहना है। अगर हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा राइट है, तो हाँ आप हमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो राइट है वो मांगने के लिए हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं? यही सिखाया है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही आप देश को मानते हैं, जो देश की घटना है उसको आप मानते हैं, तो दीजिए हमें हमारा हक। हमें 2/3 मेजोरिटी होने के बाद सेपरेट डिसीजन लेने का हक है, हमें हमारा नेता चुनने का हक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो हमको दीजिए। और आपके नेता आपने एकनाथ शिंदे को चुन लिया है, ये आप खुलकर कह रहे हैं। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। दीपक केसरकर जो खुलकर कह रहे हैं कि हमारे नेता एकनाथ शिंदे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि दो ही विकल्प हैं, या तो एनसीपी कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, यानी कि उन्होंने अपना विकल्प चुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।